गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इसमें करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम रीडिंग करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी अपना चेक कर सकते हो, नहीं तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने इसको क्लास के दौरान पढ़ लिया होगा। अब है आपका अगला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ। अब सेल जो है वो किससे बनी होती है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं। टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो न्यूक्लियस है, जो ये वाला हिस्सा है, ये मेम्ब्रेन वाला हिस्सा अंदर की तरफ है और ये बाहर, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल हो जाती है। और साथ में है साइटोप्लाज्म, जो ये जिस तरह सारा ब्लू कलर का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। दिस थिंग प्लस में ये ब्लू, मतलब इस ग्रीन बाउंड्री के अंदर जितना भी कुछ आ गया उस सारे को क्या बोला गया है, प्रोटोप्लाज्म। अगर ये सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो इस सेल वॉल के अंदर जो भी कुछ है उस सब को कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस और सेल के बीच में ये जो हिस्सा है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड है, इसको साइटोप्लाज्म, और अगर इसमें न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सिंपली कहा जाए तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज के बीच में जो भी कुछ आ जाएगा वो सब प्रोटोप्लाज्म ही कहलाया जाएगा। नीचे लिखा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कई सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल ऑर्गेनलीज उनको हम बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ईआर, जो कि आपका पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, सेंट्रियोल्स एट्सेट्रा। तो इनमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है, वो तो आप सबको पता ही है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये थिन इलास्टिक, मतलब स्ट्रेचेबल होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसको कहा जाता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये बाइलेयर्ड होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके ये बनी होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। भाई किसी भी सेल के अंदर के सामान को बाहर के सामान से क्या करती है, ये अलग करती है। नोट में दिया है सम सेल्स सच एज सेल्स ऑफ प्लांट एंड फंगस, उनके पास एक एडिशनल लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है प्रोटेक्ट करना किसको, प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री ही है। किससे, अब किससे उसको प्रोटेक्ट करना, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर सेल है तो उसके बाहर से अगर मटेरियल अंदर आ जाएगा तो उसकी हो जाएगी मिक्सिंग, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो उसको मिक्स होने से रोकती है सराउंडिंग के मटेरियल से, सेल के मटेरियल के कंटेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेव भी करती है। आपका क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज और रप्चर। भाई क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाए, रप्चर हो जाए, या ड्यू टू सम रीजन खराब हो जाए, तो देखो होगा क्या। एक सेल की एक खास पहचान होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर ये फट गई तो वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका सारा जो अंदर का सामान है वो बाहर आ जाएगा, वो सेल ही नहीं रहेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो 6 से 10 नैनोमीटर थिक है। अब ये जो 6 से 10 नैनोमीटर थिकनेस बताई गई है, अब ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमें हमेशा याद रखना होता है। हाँ, सिंपल डाटा है, अगर अब याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस बात को लेकर टेंशन मत लेना कि ये वाला नंबर क्यों याद नहीं हुआ, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होते हैं, इनके नंबर्स हमें याद नहीं करने होते। हाँ, ये जो अगली चीज़ है कि ये बनी किससे होती है वो हमें याद रखना होता है। फॉस्फोलिपिड, देखो लिपिड होते हैं बायोमोलिक्यूल, ठीक है, उनके साथ जोड़ दो फॉस्फोरस तो बन गया फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा प्रोटीन्स, तो लिपिड और प्रोटीन से क्या बनी होती है आपकी मेम्ब्रेन। अब प्रोटीन आपके दो टाइप के, एक तो होते हैं जो इसके अंदर बिल्कुल गड़े होते हैं अंदर तक, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ होते हैं ऊपर सरफेस की तरफ, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
और ये जो येलो और जो धागे से दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, ये होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल। और ये जो ब्लू कलर के पार्ट हैं, ये होते हैं आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो सेल के अंदर लिपिड की 2 लेयर और बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन लेयर भी इसको बोल देते हैं। ये नीचे दिखाया गया है। सॉरी। फंक्शन क्या रहेंगे? लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो लिमिट लगाती है, भाई सेल की हदें यहाँ तक है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये सारे के सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है। वाइटल वो होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। जैसे कि सबसे पहली बात है, सेल की बाउंड्री को मेंटेन करती है और सेल को उसके अधिकार दिलाती है, मतलब कि उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखती है कि वो हाँ अपने आप में कंप्लीट एक सेल है। प्रोटेक्ट करती है सेल को एक्सटर्नल इंजरी से, अगर चोट ना वगैरह लग जाए तो। या कंटेमिनेट होता है। कंटेमिनेंट का मतलब होता है, जैसे आजकल आप बात सुनते हो कि भाई आपका खाना कंटेमिनेटेड हो सकता है, दूषित, तो मिलावट को ये रोकती है। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में सिलेक्टिवली परमिएबल है। और सिलेक्टिवली परमिएबल वर्ड का मतलब ये होता है कि जब कोई एक मेम्ब्रेन कुछ खास चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने दे, सिलेक्टेड चीज़ों को ही, इसीलिए बोला इसको सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सेल 2-3 तरीके से काम करती है। अगर उसको बॉडी के अंदर कुछ खींचना है, इनटेक करना है, जैसे अमीबा होता है, अंदर अगर कुछ खींचता है तो उस अंदर लेने की प्रोसेस को, सेल के अंदर जब कोई सामान लिया जाता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये 2 टाइप का होता है। अगर सॉलिड चीज़ें ली जा रही हैं तो उसको बोल देंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड चीज़ें ली जा रही हैं उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। समझ गए? और सॉलिड जा रहा है तो उसको सेल ईटिंग भी बोल देते हैं, और लिक्विड वाले केस में इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोल देते हैं। अब कोई भी सामान अंदर या बाहर सेल से कैसे होगा? वो होगा डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न हमें पता होता है क्या होता है। जब भी कोई मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और होता है ये किसी ना किसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और CO2 है, वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल से अंदर और बाहर आती जाती हैं। ये आपका क्वेश्चन में मिलेगा, हाउ डू CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। तो वाटर के लिए रहेगा आपका ओस्मोसिस। अब कई बच्चे ये समझते हैं कि बिल्कुल अलग है, बट ऐसा नहीं है। डिफ्यूज़न का ही स्पेशल केस ओस्मोसिस है, मतलब बड़ी प्रोसेस हो गई डिफ्यूज़न। अब ओस्मोसिस इसी का एक खास टाइप है जिसके अंदर वाटर या अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। अब देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो बेटा, आपकी टंकी में पानी अगर रखा है और आपने नीचे नल खोल दिया तो वो अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर टंकी में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और जो नल के बाहर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वो देखा तो आपने देखो आपने कोई मोटर नहीं लगाई पानी खींचने के लिए, लेकिन जब आप टंकी के अंदर पानी चढ़ाते हो तो क्या करते हो? तो उस टाइम पे हम मोटर चलाते हैं जो कि टंकी तक पानी चढ़ाती है, क्योंकि टंकी में पहले से भी पानी होता है, प्लस में हाइट पर भी है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ तक भेजने में, तो उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ये है आपका इधर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या परमिएबिलिटी की बात करें तो 4 टाइप की यहाँ पर मेम्ब्रेन्स दिखाई गई हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो किसी भी टाइप की मूवमेंट को अलाउ ना करे अंदर से बाहर। ठीक है। सेमी परमिएबल अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, जिसके अंदर सामान को घोला गया है उसको, बट डू नॉट अलाउ साल्ट, मतलब डिजोल्व चीज़ें, लाइक अगर आप पानी और चीनी को मिला देते हो तो सिर्फ वाटर अलाउड होगा सेमी परमेबल के अंदर। सिलेक्टिवली परमेबल की बात करेंगे, ये मूवमेंट करेगी सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल का, सोल्यूट पार्टिकल को ही अलाउ करती है, ये वाटर वगैरह को अलाउ नहीं करेगी। फ्रीली परमेबल का मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, कोई भी सामान कभी भी कहीं भी कितना भी सेल के थ्रू पास हो सकता है। तो डिफ्यूज़न क्या बताया था हमने, जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ठीक है, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सामान कहीं पर ज़्यादा है तो वो बिना किसी एनर्जी के खर्च के जहाँ पर वो कम है उस तरफ जाना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, और डिफ्यूज़न का ही स्पेशल केस है आपका ओस्मोसिस।
ये एक्टिविटी दिखाई गई है। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो आपका एग्जाम्स में भी अक्सर आता है कि सेल के थ्रू, मतलब सेल का जो CO2 वगैरह है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से सेल से अंदर बाहर मूव करती हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, हमने लिखा था कि जो गैस है लाइक ऑक्सीजन और CO2, ये दो ही होती है लिविंग सिस्टम के अंदर जो स्पेसिफिक गैसेज हैं, इनकी जो मूवमेंट होगी वो बेस होगी डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। वो कैसे, देखो, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा है, लगभग 21% है, लेकिन सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। और जब हम ब्रीद करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बड़ी जल्दी सेल्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि सेल के अंदर भारी कमी है और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अगर बात करें दूसरे केस की, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली गई, तो ऑक्सीजन वहाँ पर काम करने के बाद कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, CO2 के अंदर। अब CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है, 0.03%, लेकिन इसके कंपैरिजन में, एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, तो वहाँ से वो गैस जल्दी ही डिफ्यूज़ आउट कर जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मटेरियल अंदर या बाहर प्रोसेस करता है, स्पेसिफिकली गैस के केस में। लेकिन अगर बात आएगी वाटर की, तो यहाँ पर इस डिफ्यूजन को स्पेसिफिकली नाम दिया गया है एक ऑस्मोसिस। सिमिलर टू गैसेस, वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल अकर थ्रू द मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन तो रहेगी, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन रहेगी, नो डाउट, उसको बोलते हैं हम अपना ऑस्मोसिस। जब एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की एक तरफ से दूसरी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। और अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ द थिंग्स कैन मूव, तो एक में सिलेक्टिवली और एक में सेमी परमेबल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की चल के कौन जा रहा है। तो जो एलिमेंट ऑफ वाटर है या ऑस्मोसिस से डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर वाटर की और सॉल्यूशन की। देखो ये क्या इन्होंने यहाँ पर कहा है, अगर आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, इनके बीच में सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर शुगर और वाटर है, यहाँ पर भी शुगर और वाटर है, लेकिन ये वाला ज़्यादा शुगर का सॉल्यूशन है। तो ज़्यादा शुगर वाले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, तो पानी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा, या फिर सिंपली कहा जाए जहाँ पर शुगर कम है या सॉल्यूट कम है वहाँ से जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर जाएगा। इसको बोलते हैं अपना ऑस्मोसिस। आगे फिर टॉपिक आने वाला है रिपीट करके, तो वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा समझाया जाएगा। होल्ड करें और आगे बढ़ें। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। किसी भी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक बीकर बनाया है और एक सेल इधर ली है। अब सेल को अगर मैं A मान लूँ और सॉल्यूशन को अगर मैं B मान लूँ, तो जो कंसंट्रेशन है A और B की, तीन काम हो सकते हैं। या तो A की कंसंट्रेशन B से ज़्यादा हो सकती है, या A की कंसंट्रेशन B के बराबर हो सकती है, या A की कंसंट्रेशन B से कम हो सकती है। तो आपको तीन केस यहाँ पर दिख गई। तो तीनों केसेस के अलग अलग नाम हैं। अगर देखो दो की बात करेंगे, सॉल्यूशन तो यहाँ पर B है और A तो अपनी सेल है, तो B वाले केस को बोलेंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि जो सराउंडिंग का मेंबर है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। और सेकंड वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे सेल के चारों तरफ कंसंट्रेशन कम है। तीसरे वाले को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो इसको अभी आपको समझाता हूँ। एक सॉल्यूशन सिंपली दो चीज़ों के मिलने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो इस चीज़ को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर कुछ भी डिसॉल्व करते हो, तो एग्जांपल लेते हैं हम बुक वाला ही, शुगर को अगर आपने पानी में डाल दिया, तो इसको बोल देंगे अपना सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है वो सॉल्यूट पार्ट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट पार्ट है। तो सिंपल सी बात ये है, जब आप और ज़्यादा चीनी डालोगे किसी भी वाटर के ग्लास के अंदर फिक्स अमाउंट के अंदर,
तो वो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े को बोलते हैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड। लेकिन जो पतला सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर 2 गिलास के अंदर पानी है, 1 गिलास पानी के अंदर तो 4 चम्मच चीनी है, और 1 गिलास पानी के अंदर 6 चम्मच चीनी है, तो जो 6 चम्मच चीनी वाला पानी है उसको बोलेंगे हम कंसनट्रेटेड, दूसरे को बोल लेंगे डाइल्यूट। तो बिल्कुल वहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ए सॉल्यूशन विच हैज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। लेकिन दूसरा जिसके अंदर कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। लेकिन अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं और उनके कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, उनको बोलते हैं आइसोटोनिक। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था ये। इसके बाद ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी डिफाइन। अब यहाँ पे लिखा है जब वाटर आपका ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, कम से ज़्यादा की तरफ मूव करता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर लिखा है इन ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि देखो हमें बात करनी है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर की। तो जहाँ पर चीनी कम थी तो वहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो कम चीनी वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा चीनी वाले सॉल्यूशन की तरफ पानी जाएगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अगर आप किसी सेल को, आपने एक सेल ली और उसको साफ पानी के अंदर रख दिया। अगर आपने ये अपने घर पे भी करके देखना हो तो आप किशमिश ले सकते हो अपनी मम्मी से किचन में जाके, और आप उनको एक कटोरी में साफ पानी डालकर उसमें रख दो। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो जो किशमिश है वो फूल चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो किशमिश के अंदर शुगर था, ठीक है, मीठी होती है वो, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट थे, लेकिन पानी बिल्कुल कम, मतलब वो बिल्कुल सूखी थी। लेकिन जब आपने उसको हाफ पानी में रखा तो पानी ने क्या किया, सेल के अंदर मूवमेंट शुरू कर दी। तो इसको बोला गया है अपना एंडोस्मोसिस, जब वाटर अंदर की तरफ गया। लेकिन हो सकता है कि आप बाद में उन किशमिश को निकाल के चीनी के डब्बे में दबा दो। अब चीनी के डब्बे में दबाओगे तो शुगर कंसनट्रेशन चीनी की ज़्यादा है लेकिन सेल की कम है। अब जो किशमिश थी उसका पानी निकल जाएगा चीनी के डब्बे में, ठीक है, और वो दोबारा से श्रिंक कर जाएगी। इसको बोलते हैं एग्जोस्मोसिस, पानी बाहर निकल गया। इसके बाद अपना वही नीचे दिखा रखा है इन्होंने सॉल्यूशंस वगैरह, ये कभी स्कूल में आए तो करेंगे एक्टिविटी छोटी छोटी। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, कल परसों एक लड़का पूछ भी रहा था, आई थिंक शौर्य पूछ रहा था। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब किसी प्लांट सेल को आप क्या रखते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हो। याद रखना हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में रखोगे तो क्या होगा, सेल का जो खुद का पानी है, खुद का लिक्विड है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। देखो देखो सेल वॉल तो अपनी जगह पे सेम है, लेकिन आपकी मेम्ब्रेन सिकुड़ चुकी है, क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट था वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। इसको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कम हो जाता है, सेल श्रिंक कर जाती है। और याद रखना इस बात को, ये जो फिनोमिना है ये सिर्फ लिविंग सेल्स में ही हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई सेल मर जाती है तो उसके जो प्रोटीन वगैरह थी, जो उसकी मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी, वो डीनेचर हो जाती हैं धीरे धीरे, वो स्टिफ हार्ड हो जाती हैं, वो अपने काम करना बंद कर देती हैं। तो लिविंग सेल में ही ये काम हो सकता है। अब पूछा जाता है कि भी ऑस्मोसिस की जो है वो फ़ायदे क्या हैं। देखो इन्होंने इस बुक में दे रखा है कि सबसे पहले बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अपना जितना भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है वो होता है। वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही अटेन करता है पानी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स भी रूट से जो पानी सक करते हैं वो भी ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस की हेल्प से ही हो पाता है। इसके अलावा सेल टू सेल मूवमेंट जितनी भी होती है उस सब के पीछे भी रीज़न आपका ऑस्मोसिस ही होता है। अगेन एक्टिविटी आपकी है, अगर कोई घर पे अंडे रखता हो तो बताना, उसको बताएंगे कुछ, क्योंकि HCl तो अवेलेबल होगा नहीं तो रहने ही देना, कभी स्कूल में ही करेंगे। ये फिर क्वेश्चन आया व्हाट इज ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसकी कंसनट्रेशन लो होती है, हाइपरटोनिक वो जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ये एक्टिविटी 4 है, ये रेजिन वाली ही है, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो। ये रिपीट है, मैंने आर लिख रखा है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अभी मैंने पीछे बताया था, जब भी आप किसी चीज़ को मूव कराते हो एटीपी खर्च करके, एटीपी होती है आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी की करेंसी इनको बोला जाता है।
इनके खर्च से अगर आप कोई भी काम करवाते हो बॉडी में या किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस। जब भी कोई सेल किसी चीज़ को बॉडी के अंदर से बाहर निकालती है, मतलब कोई सेल बाहर निकाल रही होती है मटेरियल को, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जब कोई सेल मटेरियल को अंदर खींच रही है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये डायग्राम में भी इजीली आंसर आप समझ सकते हो। फर्स्ट डायग्राम के अंदर चीज़ें लेयर के पास आई और वो बाहर निकल गई, यहाँ से वो निकल गई बाहर, लेकिन यहाँ पर ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन करके खाने को अंदर खींचा जा रहा है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस और लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। तो ये था आपका फाइंडिंग्स वगैरह से हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। ये अगेन कुछ क्वेश्चंस थे, ये हम आपके पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। इसके बाद आपका आज का लास्ट पेज रहेगा ये 22nd पेज। पूछे कि भाई सेल वॉल के क्या क्या रोल है। सेल वॉल कुछ एनिमल में एब्सेंट होती है। एक सेकंड पीछे कुछ पे, हाँ ये नीचे से टॉपिक स्टार्ट था आपका। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट सेल या कुछ बैक्टीरिया फंगल सेल्स के ऊपर पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन है, रॉबर्ट ने इसको 1665 में ही डिस्कवर कर लिया था। अगर बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की तो सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, लेकिन फंगस बैक्टीरिया के अंदर होती है। सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज से बनी होती है जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। इसके अलावा सेल फ्रीली परमिएबल है, क्योंकि देखो जो फिल्टर करने का काम है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लेती है। ठीक है, तो सेल वॉल का काम अपना प्रोटेक्शन करना है। फंक्शन क्या क्या है, एक तरह का एक्सोस्केलेटन है, जैसे कि बॉडी के ऊपर पहना जाने वाला। जैसे हम सब लोग हेलमेट पहन लेते हैं तो एक हिसाब से आर्टिफिशियल हेड ही होता है जो हमारे सिर को चोट से बचाता है। तो ये भी सेल को बाहर से होने वाली इंजरीज से बचाती है। रिजिड होती हैं, इनकी अपनी प्रॉपर एक शेप होती है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, शेप मेंटेन करके रखते हैं। अब बात करते हैं कि डाइल्यूट कंडीशन में ये उसको बचाए रखती हैं। जब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोलिसिस हुआ था तो उस टाइम पे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, या फिर जब सेल ज़्यादा पानी को गेन कर लेती है उसको फूटने नहीं देती, रप्चर नहीं होने देती, ब्रस्ट नहीं होने देती। इन रूट सेल विल आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को सोखने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं सेल वॉल। तो ये थी आपकी वीडियो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 3 दिन आपकी क्लास लाइव लगती है, 3 दिन आपको वीडियो मिलेगी या कोई रिटर्न PDF वगैरह मिल जाएगा। तो काम आपको डेली मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट योर होमवर्क। थैंक यू।